जरा 1947 के बारे में सोचिए। एक नया देश जो अपनी डाइवर्सिटी, अपनी विविधता की आग में तपकर निकला था। सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत धर्म, संस्कृतियों का तो मानो एक महासागर। अब ऐसे में एक देश बनाना, ये तो किसी नामुमकिन सपने जैसा ही लगता है। तो आज हम उसी शानदार ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जिसने इस सपने को हकीकत में बदल दिया, यानी भारत का संविधान। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी और इतनी अलग अलग तरह की आबादी को एक देश में एक साथ कैसे लाया जाए। 1947 में हमारे फाउंडिंग फादर्स के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ी पहेली थी। और उनका जवाब, वो जवाब शायद चौंकाने वाला है। उनका जवाब था एक किताब। पर यह कोई मामूली किताब नहीं थी। ये एक रूल बुक थी, एक गाइड थी और एक वादा भी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ सरकार चलाने के नियम नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें और उनके सपने भी कैद थे। और यही था भारत का संविधान। तो चलिए अब इस कमाल के डॉक्यूमेंट को जरा और करीब से समझते हैं। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। और पता है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। लेकिन इसे सिर्फ एक किताब समझने की गलती मत करिएगा। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो भारत की आत्मा को डिफाइन करता है। इसके साइज का अंदाजा लगाइए। शुरू में इसमें 395 आर्टिकल्स थे, जो आज बढ़कर 470 से भी ज्यादा हो गए हैं। और इतना बड़ा साइज, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये दिखाता है भारत की कमाल की डाइवर्सिटी, इसकी विशाल जमीन और हाँ, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो विरासत थी, उसका भी इसमें बड़ा हाथ है। अब बात करते हैं उन पिलर्स की, उन स्तंभों की, जिन पर भारतीय लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी है। संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर कुछ खास फीचर्स इसमें शामिल किए। क्यों? ताकि एक मजबूत, जिंदा दिल डेमोक्रेसी बने और नागरिकों को ऐसे अधिकार मिले जिन्हें कोई छीन न सके। इनमें सबसे पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाने के बजाय भारत ने एक ऐसा मॉडल चुना जहां सरकार सीधे संसद के प्रति जवाबदेह हो। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जैसी डाइवर्सिटी वाले देश को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो टकराव के बजाय कोऑपरेशन, मतलब सहयोग और मिलजुल कर फैसले लेने को बढ़ावा दे। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। ये तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की धड़कन है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, बल्कि ये सरकार की ताकत के खिलाफ एक ढाल की तरह है। और इन सभी अधिकारों के दिल में बसा है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसीलिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। मतलब एक ही झटके में भारत ने अपने हर नागरिक को, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, या वो स्त्री हो या पुरुष, सबको राजनीतिक बराबरी दे दी। और बाद में जब 1988 में वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई, तो ये उसी क्रांतिकारी वादे को और मजबूत करने जैसा था। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 90 करोड़ से भी ज्यादा वोटर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये उस वादे का जीता जागता सबूत है जो यूनिवर्सल सफ्रेज के जरिए किया गया था। ये तो लोकतंत्र का एक ऐसा जश्न है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो आखिर वो कौन सी गोंद है, वो कौन सी चीज है जो इस अविश्वसनीय रूप से विविध देश को एक साथ जोड़कर रखती है? संविधान के अंदर वो कौन से फीचर्स हैं जो एकता की इस मजबूत इमारत को बनाते हैं? चलिए देखते हैं। संविधान की असली खूबसूरती यहीं दिखती है। ये एक तरफ तो चट्टान की तरह मजबूत है, तो दूसरी तरफ एक नदी की तरह लचीला भी। और इसी बैलेंस की वजह से ये पक्का होता है कि हमारा संविधान स्थिर रहे और साथ ही एक जिंदा चीज की तरह वक्त के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल भी सके। तो इन सारी चीजों ने मिलकर ही राष्ट्रीय एकता का ताना बाना बुना है। एक मजबूत सेंटर जो देश को बिखरने नहीं देता, एक सिंगल सिटीजनशिप जो हम सबको भारतीय होने की पहचान देती है, एक आज़ाद और एक जैसी जुडिशरी जो कानून का राज पक्का करती है, और एक सेक्युलर स्टेट जो हर धर्म का बराबर सम्मान करता है। ये सब वो धागे हैं जो भारत को एक साथ पिरोए रखते हैं। लेकिन इतने सारे शानदार फीचर्स होने के बावजूद हमारा संविधान विवादों से दूर नहीं रहा है। सच तो यह है कि जब से ये बना तब से ही इस पर तीखी आलोचनाएं होती रही हैं। तो चलिए अब इन बहसों की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे आम शिकायतों में से एक क्या थी?
यही कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है। इसकी कानूनी भाषा इतनी मुश्किल थी कि मशहूर संवैधानिक एक्सपर्ट सर आइवर जेनिंग्स ने तो इसे वकीलों का स्वर्ग तक कह दिया, और ये बात आज भी सुनने को मिल जाती है। कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि संविधान में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कि ये तो बस दूसरे देशों के संविधानों से उधार लिए गए आइडियाज का एक थैला है। उनका ये भी दावा था कि ये तो बस जो अंग्रेजों का शासन था उसी को आगे बढ़ाया गया है, बस एक नए भारतीय चेहरे के साथ। लेकिन शायद सबसे असरदार आलोचना इस एक इमोशनल बात में छिपी थी। हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमें एक अंग्रेजी बैंड का संगीत मिला। ये शब्द थे संविधान सभा के ही एक सदस्य के, और ये उस भावना को दिखाते हैं कि संविधान अन इंडियन है, मतलब भारतीय नहीं है, और देश की आत्मा से कहीं न कहीं कटा हुआ है। और ये सारी आलोचनाएं एक गहरी चिंता से निकल रही थीं कि संविधान ने भारत की अपनी सांस्कृतिक और दार्शनिक जड़ों को शायद छोड़ दिया है। ये गांधी जी के आदर्शों से भी काफी दूर था, जिन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी गांव पर आधारित समाज, ग्राम स्वराज का सपना देखा था। और फिर इसके साइज का मुद्दा तो था ही। संविधान इतना बड़ा था कि एक सदस्य एच.वी. कामत ने मजाक में कहा कि भाई जब हमारी असेंबली का सिंबल ही हाथी है तो ये तो होना ही था कि हम एक हाथी जैसा डॉक्यूमेंट बनाएं। तो सवाल ये है कि क्या इन सब आलोचनाओं का मतलब ये है कि संविधान एक फेलियर है? बिल्कुल नहीं, बल्कि सच तो ये है कि ये बहसें ही इसकी सबसे बड़ी ताकत का सबूत है। ये दिखाती हैं कि ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ लगातार बदलता है और खुद को बेहतर बनाता है। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इन सभी आलोचनाओं का बड़ा जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान कोई नकल नहीं है, बल्कि ये एक अडैप्टेशन है। मतलब बनाने वालों ने दुनिया भर से सबसे अच्छे आइडियाज लिए और उन्हें बड़ी समझदारी से भारत के जो अनोखे चैलेंज थे उन्हें हल करने के लिए ढाला। और शायद डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी विरासत उनकी ये एक दमदार चेतावनी है। हम विरोधाभासों से भरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ना हो, और ये एक ऐसा सफर है जो आज भी जारी है। और यही वो सवाल है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या भारत अपने संवैधानिक वादे पर खरा उतर पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है, क्योंकि हम सब मिलकर ही इस संविधान की विरासत और इसके भविष्य को तय करते हैं।